वेतारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगात्रे वन्दे तद्गुणगात्रे। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के वेदा और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना आकर दे विनय पूर्वक करूं वंदन बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सम्यक् चारित्रे हिंदी में ख्याल में आता है तो सूत्र ख्याल में आ जाना चाहिए। हिंदी में तो ख्याल में आता है। जन्म के भेद जन्म हो गया ना। जन्म के भेद नहीं सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, ये जन्म के भेद है। सम्मूर्छन गर्भ और उत्पाद, ठीक है। ये योनियों के भेद, योनियों के भेद। जीव के असाधारण भाव सबसे सरल क्वेश्चन है। और लोगों को सोचने का भी मौका दीजिए, फिर वो क्या जवाब आ ही जाता है। हाँ, पारिणामिक भाव के भेद, पारिणामिक भाव के भेद बोलिए। देख के नहीं मिल रहा तो वैसे तो आता है ना आपको कि कौन से भेद है पारिणामिक भाव के। हाँ, तो वो वाला सूत्र देख लीजिए जल्दी से। हाँ, जीव भव्या भव्यत्वानित्य, बढ़िया। औदैहिक भाव के भेद इसी के आसपास मिलेगा। ढंग से कोई एक व्यक्ति शुद्ध उच्चारण करिए। सारे के सारे बोलते हैं तो सब वो रह जाता है। बोलिए, आप बोलिए शांति, शुद्ध उच्चारण। शायोपशमिक भाव के भेद बोलिए। पीछे अशांति इसी के पास है। शायोपशमिक भाव वाले सूत्र तो शुरू के 7 सूत्रों में है। भाव का सारा नहीं, ये नहीं है। ज्ञाना ज्ञान मैं ज्ञान सुन के। हाँ, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लभ्यश चतुस्त्री पंच भेदा शायोपशमिक भाव के भेद। सम्यक् तो चारित्र और संयमाश्चय। जीव की गति कैसी होती है? जीव की गति बोली बुआ। गति अविग्रह जीवस्य, जीव की गति कैसे होती है? अविग्रह। वैसे जीव की गति बिना मोड़े वाली, अविग्रह यानी बिना मोड़े वाली होती है। 27 नंबर का सूत्र। हाँ, जो अविग्रह वाली गति होती है वो कितनी देर की होती है? जो बिना मोड़े वाली गति होती है वो कितनी देर की होती है? नहीं, गलत हो गया आपका। एक समय अविग्रह वाली गति कितनी देर? हाँ, और विग्रह गति में समय लगे, जीव अनाहरक रहे तो कितनी देर तक रह सकता है? एकम द्वौ त्रीवा नाहरकः। योनियों के भेद बताइए। सचित शीत समृता सेतरा मिश्राश्चैक्षस तद योनियः।
हो गए सेट। सचित शीत समृता सेद्रा मिश्राश चैक्षस तद्योन्य है। चैक्षस, चैक्षस तो नहीं, चैक्षस, चैक्षस तद्योन्य। हाँ, सचित शीत समृता सेद्रा मिश्राश चैक्षस तद्योन्य है। दोबारा कहाँ हो रहा है? हाँ, तद, ये देखिए जो शब्द है ना, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो तद और योनिय है, ये सब शब्द है। तो यही तो बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं। सचित शीत समृता सेद्रा मिश्राश चैक्षस, चैक्ष है शब्द, लेकिन संधियों के बोलता है चैक्षस तद्योन्य है। बोलिए यो योन्य। हाँ, चलिए अपनी बात चल रही थी, योनियों की हो गई थी करीब करीब। यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार 122 पेज पे। अगले पुस्तक खोल दूं, खोल के रख देते। खाने रिकॉर्ड, हाँ वो उनको हाथ नहीं लगाना है, सूतक हुआ है। चलिए सुन लीजिए। हाँ, किताब खोल के रख देते हैं, फिर पलट देंगे। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं 122 पेज पे, ऊपर से तीसरा पैरा है। जीवों के उत्पन्न होने के स्थान विशेष को योनि कहते हैं। मिल गया? जो योनि चेतना सहित हो उसे सचित्त योनि कहते हैं। योनियों के 9 भेद हो गए। 3 शब्द याद करने हैं तो 9 नाम याद हो जाएंगे, सचित्त, शीत और समृत। ये समृतानी ये शब्द है, समृत। तो इनका अपोजिट भी बनाना है। तो सचित्त का अपोजिट अचित, शीत का अपोजिट उष्ण और समृत का अपोजिट विव्रत। ये अपोजिट हो गए, 6 हो गए। अब इन दोनों को मिक्स करना है, सचित अचित, शीत उष्ण, समृत विव्रत। हाँ, तो ये हो गए 9। तो सचित्त किसे कहते हैं? जो योनि चेतना सहित हो उसे सचित योनि कहते हैं। जो योनि चेतना से रहित हो उसे अचित योनि कहते हैं। जो योनि सचित भी और अचित भी दोनों का मिश्रण हो उसे सचित्ताचित्त योनि कहते हैं। इसी प्रकार ठंडी योनि को शीत योनि, गर्म योनि को उष्ण योनि तथा शीत और उष्ण दोनों के मिश्रण रूप योनि को शीतोष्ण योनि। योनि का भाव कल बताया था। योनि बोलते ही समझ में आता है, योनि का मतलब है जहां जीव पैदा हो सकते हैं, होते हैं, उस जगह का नाम है योनि। अभी ये सब जगह जहां जहां जीव पैदा हो सकते हैं वो सब जगह योनि कहलाती है। जीवों की उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। जो योनि स्थान ढका हुआ हो उसे समृत योनि, समृत का मतलब है ढका हुआ। जो योनि स्थान खुला हुआ हो, स्पष्ट दिखाई देता हो उसे विव्रत, तथा जो स्थान उक्त दोनों योनियों का मिश्रण हो, कुछ ढका कुछ खुला ऐसा हो, उसे समृत विव्रत योनि कहते हैं। ऐसा होता है ना कि कुछ जैसे जो गर्भज मनुष्यों की भी है कि कुछ स्थान खुला हुआ भी दिखता है, कुछ स्थान ढका हुआ भी है, वो समृत विव्रत कहलाती है। ऐसे इस तरह के होते हैं, कुछ आधा ढका है आधा खुला है, इस तरह का। उक्त 9 योनियों में उत्पाद जन्म वाले देव और नारकियों की योनि, देखिए देव और नारकियों की योनि कौन कौन सी होती है? अचित्त होती है, जीव सहित नहीं होती। उनकी जो उत्पाद शैयाएं होती है देवों की, या नारकियों के बिल होते हैं। देव उत्पन्न होते हैं, देवों की योनि है उत्पाद शैया, ऐसे कुछ समझ लीजिए, बेड जैसा कुछ, बेड मतलब कुछ इस तरह का स्थान होता है, उसे उत्पाद शैया बोलते हैं। और नारकी बिलों में से पैदा होते हैं, उनके ऊपर से वो नीचे गिरते हैं, तो उनके वो बिल और देवों की वो उत्पाद शैयाएं वो जीव से रहित होती हैं, वो कोई जीवों वाला स्थान नहीं है, तो वो कहलाती है अचित। ठीक है। और शीत उष्ण में से कैसी होती है? वो शीत और उष्ण, शीत भी होती है उष्ण भी होती है। देखिए पहले से लेके चौथे नरक,
और 5वें नरक का समझ लीजिए 1/3 या 2/3 इतना पार्ट है गर्म, वहां गर्मी है। पहले से लेके चौथे समझ लो 4.5 नरक समझ लो अपनी भाषा में, 5वां नरक आधा, तो 4.5 नरकों में तो है गर्मी। तो वहां पे जो उत्पत्ति के स्थान है वो कैसे होंगे, उनकी योनियां उष्ण। और 5वें का आधा पार्ट और 6वां और 7वां वो नरक है ठंडे, वहां भयंकर सर्दी के दुख हैं। हमने पढ़ा था ना षडाला में, मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता था। अपने यहाँ तो क्या है, 3 महीने सर्दी रहेगी बहुत ज्यादा, फिर बाकी के 5-6 महीने बहुत तेज गर्मी रहेगी। अपने तो एक ही जगह चेंज होता रहता है। नरकों में ऐसा नहीं है, जहां गर्मी है वहां लाइफ लॉन्ग पूरी जिंदगी गर्मी ही है। कोई सोचे पहले नरक वाला यहाँ बहुत गर्मी है, थोड़ा नीचे 6ठे नरक में चले आए, नहीं जा सकता। और 5वें नरक के भी जिस पार्ट तक गर्मी है और जिस पार्ट तक सर्दी है, जहां से सर्दी स्टार्ट हो रही है, तो गर्मी वाले सर्दी में नहीं आ सकते, सर्दी वाले गर्मी में नहीं आ सकते। ऐसी वहां कोई घूमने फिरने की सुविधाएं नहीं है। तो जो स्थान जैसा है वो वैसा ही है। तो नरक में दोनों तरह की हैं योनियां, शीत भी और उष्ण भी। अब समृत विव्रत में से कैसी है कि समृत होती है, उनकी योनियां ढकी भी होती हैं। उनके जो उत्पाद स्थान हैं, उत्पाद शैयाएं या बिल हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई भी सब खड़े खड़े देख लें कि यहाँ से जीव निकल रहा है कि पैदा हो गया है। वो बस पैदा होके बड़ा हो जाता है तब दिखाई देता है, ऐसा बाकी सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता। तो 9 तरह की थी, 9 में से अपन 3 समझ लो, तो 3 में से 4 हो गई, 9 में से 4 हैं। तो सचित, अचित और सचित्ताचित्त में से तो है अचित, पहली 3 में से है अचित, और दूसरी वाली में से शीत भी है। देखिए अलग अलग बोलना पड़ेगा, शीत और उष्ण, वरना शीत उष्ण एक साथ बोल देंगे तो शीतोष्ण बन जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। सच अचित है, शीत है, उष्ण है और समृत किसकी है, देवों और नारकियों की होगी। अब गर्भ जन्म वाले कौन होते हैं, देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंश, कौन होते हैं गर्भ जन्म वाले, मनुष्य और तिर्यंश, यही गर्भ जन्म वाले होते हैं। तो गर्भ जन्म वाले जितने भी मनुष्य हैं और तिर्यंश हैं, उनकी योनि सचित्तचित, ये ना कॉमा गलत लगा हुआ है इसमें, ये एक शब्द है सचित्तचित, यानी मिश्र वाली है। ये कॉमा लगा के डैश लगाया ना, उससे कंफ्यूजन हो रहा है कि अलग अलग है। हाँ, कॉमा को हटा दीजिए। कहाँ दिया है, आपके में दिया है क्या, गर्भ जन्म वालों की योनि, नहीं। देखिए फिर से मैं, जिनकी अगर है ऑलरेडी, अगर हो सकता है एडिशन का फर्क हो तो ठीक कर दिया हो। गर्भ मतलब मेरी पुस्तक के हिसाब से बता रही हूँ, गर्भ जन्म वालों की योनि सचित अचित होगी। इसमें सचित और अचित अलग अलग लिखा हुआ है, उसको एक करना है, चाहे ब्रैकेट में आप मिश्र भी कर लीजिए ताकि और समझ में आ जाए, मिश्र वाली है। गर्भ जन्म वाले जीवों की योनि सचित अचित यानी मिश्र, फिर होती है शीत भी, उष्ण भी, किसी की गर्म होती है किसी की ठंडी, और शीतोष्ण भी होती है, कुछ ठंडी कुछ गर्म, ऐसी भी होती है कि उस योनि में कुछ हिस्सा ठंडा है कुछ हिस्सा गर्म है, ऐसा भी उसमें होता है। तो शीत उष्ण वाले में तो 3 हो गई, शीत भी, उष्ण भी, शीतोष्ण भी। और सचित अचित में से नहीं, 7 नहीं हुई है अभी, 3 ये हुई और एक ही थी वो सचित अचित, 4 ही हुई है, 4। और ये समृत विव्रत भी मिश्र वाली है, ये समृत विव्रत भी अलग अलग नहीं है, इसको भी मिश्र, हाँ तो 5 हो गई। इसको मिश्र लिख लीजिए साथ में, तो ध्यान रहे, क्योंकि वो लिखने का थोड़ा सा वो है। हाँ, अपने को समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद कहीं अपन कंफ्यूज हो जाए तो उसको मिश्र लिख लीजिए। तो गर्भ जन्म वालों की सचित अचित वाली मिश्र, शीत उष्ण शीतोष्ण वाली मिश्र, और समृत विव्रत वाली मिश्र, यानी तीनों प्रकार की तो मिश्र हो गई, तीनों प्रकार की मिश्र हो गई। सचित अचित, शीतोष्ण भी है ना, मिश्र भी है। नहीं देखो रानी आंटी, शीत अलग है, उष्ण अलग है और शीतोष्ण अलग है, तीनों है ना, उनको मिक्स नहीं करना है जो अलग अलग लिखे हैं। तो गर्भ जन्म वालों की सचित अचित भी है, शीतोष्ण भी है, समृत विव्रत भी है।
और शीत और उष्ण ये अलग अलग भी है। याद करने का तरीका है, मतलब इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है। अब सम्मूर्छन जन्म, सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? बोले बोले आशांति। हाँ, किसके सहयोग के बिना? माता पिता के बिना। हाँ, और किसी का सहयोग नहीं। माता पिता के बिना जो वातावरण से ही पैदा हो जाते हैं वो कहलाते हैं सम्मूर्छन जीव। उनकी योनि कैसी होती है? देखिए, सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण और शीतोष्ण। ये तो अभी बताई। इसके बाद अभी और बता रहे हैं इसी के आगे, क्योंकि इनका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। सम्मूर्छन जीव कौन सी गति में होते हैं? गति पूछ रही हूँ, गति। तिर्यंश। नरक में सम्मूर्छन होते हैं? तिर्यंश। नरक का जन्म कौन सा होता है? नारकियों का जन्म कौन सा जन्म कहलाता है? उपपात जन्म है। देवों का जन्म उपपात। देवों का सम्मूर्छन जन्म नहीं होता। मनुष्य और तिर्यंशों का गर्भ जन्म भी होता है और सम्मूर्छन जन्म भी होता है। तो ये सम्मूर्छन जन्म में मनुष्य भी हैं और तिर्यंश भी हैं। इनमें ज्यादा कौन है? मनुष्य ज्यादा है कि तिर्यंश ज्यादा है? तिर्यंश। क्यों? कितनी इंद्रिय वाले तक के तिर्यंश हो सकते हैं सम्मूर्छन? 1 से 4 नहीं, 5 भी। हाँ, 1 से 4 तक तो सारे सम्मूर्छन ही हैं, और पंचेंद्रिय में भी सम्मूर्छन है, तो कितना ज्यादा हो गया ना इनके पास। तो इसलिए इनका बहुत सारा बताएंगे अलग अलग। तो अभी तो सामान्य बताया है सचित्त अचित्त वाले में और शीतोष्ण में। सम्मूर्छन जन्म वालों की सचित्त, देखिए जो साधारण जीव है ना, साधारण किसे कहते हैं? वनस्पति। साधारण वनस्पति निगोदिया। परिभाषा क्या है साधारण की? एक शरीर के मालिक अनंत जीव। कई बार पढ़ा अपन ने, एक शरीर के मालिक अनंत जीव। तो वो कहाँ होते हैं कि वो जिस जगह पे वो पैदा हो रहे हैं, आलू है, अब वो उसी में पैदा होते जाते हैं। जीवों का पिंड है, ऐसे बोलते हैं। आलू तो पूरा जीवों का पिंड है, उसमें वो पैदा होते जा रहे हैं। तो उनकी जो पैदा होने का स्थान, वो जो आलू है, वो कैसी योनि है उनकी? सचित्ती योनि। क्योंकि वो आलू खुद साधारण वनस्पति, फिर उसमें पैदा होते जा रहे हैं और बार में, तो वो योनि कहलाती है सचित्ती योनि। दूसरी है सम्मूर्छन जीवों के लिए अचित्त योनि। जैसे अपनी लकड़ी टेबल की कुर्सियों में, टेबलों में, इनमें हो जाते हैं, इनमें हो जाते हैं। तो ये तो सूखी है लकड़ियां, तो सचित्त नहीं है। लेकिन फिर भी हरी लकड़ी होगी तो सचित्त होगी। हरी गीला पेड़ की होगी, वो सचित्त है। हरी सब्जियों में जो जीव हो गए तो वो योनि कहलाएगी सचित्त योनि। और सूखी लकड़ी में, सूखी जगह पे, जमीन पे जहां जो जीव हो गए वो कहलाएगी अचित्त योनि। और सचित्ताचित्त ऐसा है कि जैसे हमारे बालों में हो गई तो कुछ नहीं, ढका नहीं। सचित्ताचित्त मतलब जीव सहित और जीव रहित, ऐसा जगह। सचित्ताचित्त का मतलब है जहाँ जीव है भी और नहीं भी है। जैसे कि हमारे कपड़ों में हो जाते हैं कभी कभी, हमारे में तो नहीं होते। कपड़ों में वो छोटे से नहीं, रखे वाले नहीं माने जाएंगे, वो तो अचित्त हो जाएंगे। रखे हुए तो वो तो सूखे कपड़े में हुए। हमने पहने हैं पसीनों से, बहुत, कोई धोए नहीं, कोई 10 दिन तक धोए नहीं और उन्हीं को पहनता रहे और पसीनों में बुरी तरह से हो गए, तो कपड़ों में भी जीव हो जाते हैं। तो हमारा शरीर तो सचित्त है और उसमें ये कपड़ा अचित्त है, और दोनों का मिलके जीव पैदा हो गए, तो वो कहलाएगी योनि सचित्ताचित्त। ऐसे ही बाल तो हैं जैसे अचित्त, और हमारा ये अब शरीर तो सचित्त कहलाएगा ना, अभी हम जीव सहित हैं। अब वो गंदे रखे अपन बाल, सिर, तो उसमें जुएं हो जाती है, तो वो सचित्ताचित्त। इस तरह से सचित्त भी है और अचित्त भी है। ये आलू के जैसे हल्दी, गाजर, मूली ये नहीं होती? सब है एक से। ये वो आलू कहने में आता है, आलू का नाम गीली हल्दी। हल्दी मतलब गीली हल्दी। बिल्कुल, जो आलू में दोष है वो गाजर, मूली, हल्दी जितने हैं, और मेरे को नाम ज्यादा नहीं आते, शलगम वलगम जो पता नहीं क्या चलते हैं। सूखे बाद नहीं, सूखे बाद जीव निकल जाता है, मारा मर गया ऐसा नहीं। देखिए अपना परिणाम ऐसा है कि उसमें से जीव निकल जाए, उसके बाद अपन खाते हैं। और एक गीली को खाते हैं तो जीव सहित को ही अपन खा रहे हैं, सामने दिख रहा है फिर भी। और वो जीव ऐसे नहीं, एकेंद्रिय है, और वो हल्दी सूख जाती है। आलू कभी सूखता नहीं है। कुछ लोग ऐसे तर्क करते हैं, फिर आलू को भी चिप्स बनाते हैं, उबाल के सुखाते हैं। आप कच्चा आलू सुखा लो, नहीं सूखेगा कच्चा आलू, वो अंकुर निकलते हैं उसमें से,
उबाल के ही बनती है चिप्स आलू की, देखी होगी आप लोगों ने, पता नहीं, उबाली लेके ही तो बनती है, फिर उसको सुखाते हैं, इसलिए आलू नहीं सूखता कभी भी। अदरक और हल्दी वो सूख जाती है, और उसको भी हम कोई स्वाद के लिए नहीं खाते। स्वाद मीन्स एज ए औषधि, दवाई, मतलब मसाले के जैसे खाते हैं। आलू को ऐसे खाते हैं क्या हम? आलू से तो सारे 56 व्यंजन बनाते हैं, इसलिए। और खैर वो नहीं, असली दोष तो वो जीवों की उत्पत्ति का उसमें, गीली अदरक और गीली हल्दी में तो आलू बराबर ही दोष है। हाँ, वो तो है तो जमीगंधी, है तो जमीगंधी। अब देखो सबका तो क्या करें सबका तो क्या करें, सबका तो अब आजकल क्या बताएं, इसलिए। हाँ, तो उसको अपन सॉल्ट की जगह सॉल्ट यूज ले लेते हैं, इसीलिए दवाई के लिए वो सॉल्ट का एक प्रावधान रख रखा है कि आप कम से कम इतनी गृद्धता तो हम करें कि उसमें से जीव निकल जाए, उसके बाद यूज लें। सूखी सॉल्ट काम में ले लेते हैं, कतरवां सूखी वो करके। इसी तरह से हल्दी का भी, और जो त्यागी व्रती वगैरह होते हैं वो लोग हमेशा के लिए भी हल्दी सौंठ भी नहीं खाते, और कुछ लोग अष्टमी चतुर्दशी को या पर्व के दिनों में आप देखना, आप लोग चौके वौके लगाते हैं, हल्दी सौंठ नहीं खाते हैं कई लोग। हाँ, भादवे के दिनों में, हाँ भादवे के दिनों में उसमें करते। इसका मतलब क्या है, वो छोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ दोष है तब तो छोड़ा है ना। और हमसे हमेशा नहीं छूटता है, तो हम कभी अष्टमी चतुर्दशी को इस तरह से मान लो 10 लक्षण चल रहे हैं तब छोड़ देते हैं, अभी रोज का नहीं छूटता है तो। लेकिन गीली में तो आलू के बराबर ही दोष है। चलो, तो सम्मूर्छन जन्म वालों की योनि सचित्त हो गई, अचित्त हो गई और सचित्ताचित्त तीनों हो गई। शुरू की तीनों हो गई, इसके बाद में शीत भी है, उष्ण भी है और शीतोष्ण भी है, दोनों तीनों तरह की हो गई। कभी आप देखो जीव गर्मी में पैदा होते हैं, कभी फ्रिज में भी हो जाते हैं। कुछ कुछ सब्जियां ऐसी होती है ना, मतलब करेला वरेला ज्यादा दिन हो जाए फ्रिज में, आप फ्रिज में भी उलन लग जाती है उसमें। भिंडी, अभी हम चले गए, 4-5 भिंडी बच गई थी, वो सोचा था जन्म के लिए बना देंगे, उस दिन लाजिम वही खाता है ज्यादा, वो बची रह गई। मम्मी जी ने भी देखा नहीं, वो सोचा अब क्या करूं, तो मैंने अभी आके निकाली, 10 दिन बाद से उलन आ गई थी पूरी भिंडी में, 5 भिंडियां बची थी खाली उसमें। तो फ्रिज में पड़े पड़े भी, और सर्दी का मौसम था, हो जाएगी। तो वो योनि उनकी शीत योनि भी है, और बाहर छोड़ दो तो बाहर भी खराब हो जाती है गर्मी में, तो उष्ण योनि भी है। और मिक्स वाली जगह हो, ऐसी जगह सर्दी भी है गर्मी है, तो भी पैदा हो जाते हैं। तो शीत, ये उलन आ जाती है। उलन का मतलब क्या है? ये उलन फफूंद है, 2 इंद्रिय जीव हो जाता है। जिस चीज में फफूंद आ गई, उलन आ गई, वो अभक्ष्य है, खाने योग्य नहीं है। अचारों में आ जाए, मिठाइयों में आ जाए, हाँ ऊपर से उठा के खा जाते हैं ये ग्रद्धता है हमारी, क्योंकि वो जीव उसमें, इसका वो ऊपर आई है अभी, तो इसका मतलब क्या है, वो उसका अभक्ष्य, मतलब उसकी मर्यादा निकल गई, तब उसमें जीव, जो चीज गल रही है, सड़ रही है, बदबू आ रही है, मीन्स उसमें जीव पैदा हो गए, त्रस जीव जहाँ पैदा होते हैं वहां बदबू आती है। एक इंद्रिय जीवों में बदबू नहीं आती, क्योंकि एक दिन बताया था मैंने आपको, त्रस जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। त्रस जीवों का शरीर होता है वो सप्त धातु में होता है, और उसमें थोड़ा सा भी अगर वो गड़बड़, मतलब जीव निकल, हाँ राई में नमक मिलके, और वो मूर्खी लार से राई से भी जीव पैदा होते हैं। पर वो अभी तो अपनी बात चल रही, कोई चीज पुरानी हो जाती है, और वो इसीलिए अपने यहाँ 22 प्रकार के भक्ष कहे रहे हैं। पुराने आप लोगों ने कहीं पढ़े हो, ओला घोल बड़ा निशि भोजन, बहुबीजा बैंगन संतान, हाँ 2 बीस अभग जिन खायो, 24 दिन भुन जायो। ये कौन से 2 22 प्रकार के अभक्ष है। उसमें एक नाम है चलित रस। चलित रस मतलब जिसका स्वाद बिगड़ गया, फिर भी हम खा रहे हैं, तो पहली बार स्वाद बिगड़ गया, इसका मतलब उसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई। और उसके बाद भी हम खा रहे हैं, स्वाद बिगड़ने के बाद भी, ये पता है स्वास्थ्य को भी नुकसान कर सकता है, और स्वाद ही बिगड़ गया, मजा भी नहीं आ रहा। लेकिन क्या है कि हमारी आसक्ति ज्यादा है कि चीज बर्बाद जाएगी, यही वाली बात रहती है ना हमारी, तो वो आसक्ति का और दोष है। देखो रात्रि भोजन में भी जो जीव हिंसा होती है वो तो होती है, वो तो उसकी मनाही नहीं है, लेकिन रात्रि भोजन में परिणामों में गृद्धता भी ज्यादा होती है कि हमने सूर्यास्त के बाद हम नहीं खाएंगे, तो हमने कुछ संयम हमारे में आया ना कि अब भले कुछ भी हो गया, अब रात हो गई, मान लो लेट हुए, कुछ भी हुए, जितना खाया नहीं खाया, अब नहीं खाएंगे। लेकिन रात्रि भोजन जो करते हैं उनके तो नियम ही नहीं है, खाते ही रहो। तो खाली हिंसा का तो फल है ही है, लेकिन परिणामों में हमारे गृद्धता कितनी कम हो रही है उसका भी फल लगता है। कोई चीज हमने छोड़ी लेकिन अंदर से गृद्धता तो पूरी पड़ी है,
कब खाऊं कब खाऊं कब खाऊं, तो वो कोई त्याग का फल ही नहीं लगता है। ये चीज तो अपन देखते हैं ना परिणाम का। हाँ हाँ, तो वो आते भाई, अभी तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए, त्याग कर दिया तो फिर उस और ध्यान ही नहीं जाए। तो मैं तो ये बता रही थी, वो चलित रस है ना, उलन फफूंद जो भी आ जाती है, वो सब भी रस जीव उसमें पैदा हो जाते हैं। तो अवक्ष, तो सबसे बढ़िया बात तो है हम कोशिश करें कि इस तरह से चीजें खराब ही ना हो। मतलब उसको पहले ही देखो, हर चीज की एक्सपायरी दुकानदार भी लिखते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, दूध वाली मिठाइयाँ 1 दिन में ही काम में ले लो। और फिर आप देखो गर्मी के दिनों में रसगुल्ला 2-3 दिन हो जाए तो वो ला रहे हैं उसमें आने लग जाती है, खराब हो जाती है चीजें। अब ये क्या करते हैं इसीलिए तो हलवाई की भोजन को, जैनियों के लिए तो मतलब बिल्कुल कहते हैं हलवाई यानी कसाई खाना। 100 कसाई और 1 हलवाई, ऐसी कहावत चलती थी पुराने जमाने में। ये हलवाई लोग क्या करते हैं, अब इनकी चीजें बच जाएगी फिर क्या करेंगे, कितना कितना फेंकेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्स कर करके उसी में, और अपने को स्वाद लगता है कुछ ये बाजार के जो डोसा सांभर वाम्बर ये खाते हैं ना, और उसका स्वाद क्यों ऐसा लगता है कि 2-2 4-4 दिन की सड़ी हो जाती है। अपने घर में इतना सड़ा हुआ स्वाद आता नहीं है, तो वो बढ़िया लगता है। मसाले में भी वो जो अभक्ष्य चीजें डालते हैं ना, एक्चुअल में वो चीजें ऐसी डालते हैं जो भी है, लेकिन जैसी शुद्धता से, और जितनी देखो अपन घर में ही कुछ चीज बच जाती है ना, अपन घर में ही चीज बच जाती है, तो अपन अपने अंदर सब देख लो, बोलने की बात नहीं है, लेकिन अपन उसको कैसे ना कैसे यूज लेते हैं, है ना। तो वो हलवाई के यहाँ होटलों में इतनी चीजें बच जाएगी, उनके कोई सतुना तो है नहीं, कितने लोग आएंगे, तो वो उसको काम में लेंगे कि नहीं लेंगे, आज की कल और कल की परसों। तो इसलिए वो मतलब एक थोड़ी सी तो टेम्परेचर तो खाली उसको रोक देता है, दबा देता है। आप उससे बाहर निकाल के देखो, जैसे आपने बहुत दिन तक कोई चीज फ्रिज में रख रखी है, तो फ्रिज में से निकालते ही खाओगे तो ठीक है, आप आधा घंटा बाहर छोड़ दो तो स्वाद पता लग जाता है। वो तो थोड़ी देर रोका है, वास्तव में वो कुछ नहीं है। चलिए, ये हो गई सम्मूर्छन जन्म वालों की 6 प्रकार की हो गई, सचित्त वाले तीनों और शीतोष्ण वाले ये तीनों, शीत उष्ण शीतोष्ण, सचित अचित सचित्ताचित। अब तेजस कायिक मतलब अग्नि कायिक। तेजस कायिक का मतलब पृथ्वी, अब तेजो वायु, तेज पढ़ा था ना, तेज मतलब अग्नि कायिक। अग्नि कायिक जीवों की उष्ण ही होती है, साफ ही पता है, क्योंकि अग्नि ही हो रही है, तो वो तो गर्म ही में ही पैदा हो रही, मतलब गर्म ही है खुद ही। तो तेजस कायिक जीवों की योनि उष्ण ही होती है। अब समृत विव्रत में से बता रहे हैं, एक इंद्रियों की समृत, यानी समृत मतलब ढकी हुई, विकलेंद्रियों अर्थात 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रियों की योनि विव्रत होती है, यानी खुली हुई होती है। विव्रत यानी खुली हुई, समृत यानी ढकी हुई, एक इंद्रियों की ढकी हुई होती है। एक इंद्रिय जीव की योनि दिखाई नहीं देती, कहाँ पैदा हो जाते हैं। और जो 2, 3, 4 इंद्रियां अपने को दिखते हैं, कल भी बताया था ना कि वो जरा सी धूल है और फिर वो मकड़ी निकल जाती है, कभी कुछ कॉकरोच पैदा हो जाता है, तो ये सब है विव्रत योनि। और जो गर्भज है, गर्भजों की बात आई गई ऊपर, गर्भजों की मिश्र होती है, समृत विव्रत मिश्र होती है। ये बता दिया, मतलब इस जो देखिए अब कितनी टाइप से अपने को बता दिया। देवनार की अलग थे, उत्पाद जन्म वाले थे, उनकी अलग बता दी। कौन कौन सी होती है उनकी, हाँ, अचित शीत उष्ण और समृत। फिर गर्भ जन्म वालों की अलग बता दी, सचित्ताचित शीत उष्ण शीतोष्ण और समृत। अब सम्मूर्छन जन्म वालों में सामान्य रूप से सचित्त है, अचित्त है, सचित्ताचित्त है, शीत है, उष्ण है। अब उसमें स्पेशल थे अग्निकायिक, तेजस कायिक, वो है उनकी उष्णी, और एक इंद्रियों की समृत है और विकलेंद्रियों की विव्रत है। इस तरह से ये यहाँ योनियों का बता दिया। सामान्य से योनियां 9 होती हैं और विस्तार से 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियां सुना होगा, योनि लाख 84 पूजाओं में इनमें शब्द आता है। तो ये 84 लाख योनियां भी होती हैं। योनि और जन्म लिखनी है आप लोगों को, ये 84 लाख योनियां, 84 लाख लिखनी है। 84 लाख याद कर सकेंगे? नहीं। देखिए 5 अपने को 5 स्थावर पता है, बोलिए अंकल 5 स्थावर। पहला
पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु 4 तो ये। वनस्पति के 2 भेद करने हैं। ऐसा नहीं, प्रत्येक, प्रत्येक। लेकिन अभी ये वाले भेद नहीं करने अपने को। देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु। हाँ लिख वो अलग टाइप से मानते होंगे जैसे भी है। वो बोलते हैं पीछे तो इसमें वनस्पति टाइप नहीं, वनस्पति टाइप के थोड़े भेद करेंगे। जिनके एक से एक से उनके मिलेंगे यहाँ। नहीं बादल नहीं, इतना नहीं वो और नित्य इनके हैं 6 लाख यूनिट सबके 6 लाख 6 लाख। देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु ये तो याद ही है अपने को। इन सब की है 6-6 लाख। फिर वनस्पति कायिक में 2 भेद होते हैं। तो पहले वनस्पति कायिक करते हैं, उसके 2 भेद देते हैं ना। फिर उसके भेद वैसे नहीं है ना, क्योंकि अभी एक बार ऐसे लिख लीजिए फिर वो समझ लेंगे। मतलब वनस्पति कायिक के 2 भेद हैं, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। फिर साधारण वनस्पति के 2 भेद किए हमने, इतर निगोद और नित्य निगोद। फिर ये जो हम ये तो करेंगे इनके भेद में कितने भेद इनके लिखने हैं फिर साधारण, इसलिए इसको दोनों को ऐसे करते हैं साधारण करते हैं पूरी खाएंगे। पहले साधारण और प्रत्येक होता है, फिर साधारण के 2 होते हैं। एक देखिए आप देखिए पहले लिखिए मत या समझ लीजिए बात क्या बता रहे हैं। 5 प्रकार के स्थावर हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु में तो कोई भेद है नहीं, ये 4 हैं 6-6 लाख। अब वनस्पति काय के 2 भेद होते हैं, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। तो साधारण वनस्पति जो है उसके हमको 2 भेद करने हैं। साधारण वनस्पति को कहते हैं निगोद। साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं, ये हमने पढ़ा है कई बार। उस निगोद के हमको 2 भेद करने हैं, इतर निगोद और नित्य निगोद। तो इतर निगोद के भी 6 लाख है, नित्य निगोद के भी 6 लाख है। इसके बाद में प्रत्येक वनस्पति ये तीनों मिलके वनस्पति के ही हैं। ये 2 साधारण वनस्पति के हैं, ये तीनों मिलके वनस्पति के हैं। समझ में आ रही बात? जिनको पहले का थोड़ा ध्यान होगा उनको जल्दी से आ जाएगा। प्रत्येक वनस्पति एक ही हुआ, प्रत्येक का तो एक ही भेद है, साधारण के 2 भेद है। आ गया समझ में? ये सब क्या चल रहा है यहाँ तक? एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय के 5 भेद होते हैं, अपने 5 की जगह किए 7 भेद। प्रत्येक वनस्पति का 10 लाख, बस प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख। अभी 46 हुए। हाँ अभी तो पूरे थोड़ा ना हुए जी, अभी तो एक इंद्रियों में 46 लाख हो गए। अभी तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, देवनार के मनुष्य तिरंज और बचे 6 अलग है दोनों के, इतर निगोद। हाँ हाँ, इसलिए इनको अलग अलग लिखा ना, इनके अलग अलग है, इसलिए जहाँ जैसी जरूरत है वैसे भेद करेंगे। तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु इतर निगोद नित्य निगोद, इनके तो हो गए 6-6 लाख। तो ये कितने हो गए? 6-6
36 और प्रत्येक वनस्पति के हो गए 10। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि हम लोग वनस्पतियां 10 लाख प्रकार की वनस्पति और हम खाते कितनी है? कभी महाराज मतलब त्याग वगैरह दिलाते समय ऐसा बोलते हैं 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां होती है। वो वनस्पतियां हैं प्रत्येक वनस्पतियां, साधारण की तो बात ही नहीं है, खाने का नाम ही नहीं है। 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां, हम 100 भी नहीं खाते, लेकिन हमने त्याग नहीं ले रखा तो सबके खाने का दोष हमको लगता है। ऐसा लेकिन ऐसा उसमें पता नहीं लगता। ऐसा कुछ के तो आप नाम लिखो और उसके अलावा भी अभी कोई हमारे ख्याल में नहीं आ रही है तो फिर उसको और लेंगे, लेकिन कुछ के नाम तो जितने नाम पता है उतने तो लिखें। जैसे वो आपने लाके बताया था ना वो पर्चा, मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ वहाँ उसकी छूट है, वो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप तो किसी भी दिशा में चल जाओगे किसकी छूट लेकिन कुछ को मेंशन करना पड़ेगा। हमारे 50 में ये तो है और इसके अलावा भूल चूक में और हो तो हम एक्स्ट्रा और रखेंगे। हो सकता है, लेकिन फिर क्या होता है कुछ लोग बहका देते हैं, हाँ जैसे तुरई है, गिलकी है, वो एक ही फैमिली की होती हैं तो वो ऐसा हो जाता है ना। हाँ वो तो अजान फल तो वैसे ही बख्श होता है, लेकिन जो चीज जानते हैं उसमें भी लिमिटेशन नहीं है। हाँ चलिए लिख लीजिए, टाइम हो गया। इसके बाद में इसके नीचे लिखिए दो इंद्रिय के 2 लाख। वनस्पति के तो केवल 6, 10 ये हुए तीनों। हाँ हाँ, लेकिन वो इतर निबोध नित्य निबोध 2 इंद्रिय के 2 लाख, 2 इंद्रिय के 2 लाख, 3 इंद्रिय के 2 लाख, 4 इंद्रिय के भी 2 लाख, सबके 2, 2, 3, 4 इंद्रिय के 2 लाख। जगह मैं बोल देती हूँ आपसे। देवों के 4 लाख, नारकियों के 4 लाख। हाँ पहले पंचेंद्रिय तिरंश लिख लीजिए। पंचेंद्रिय तिरंश लिख लिया जो लिख लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नारकी की कितने बोले? 4 लाख है तीनों के। 4 लाख, देव 4 लाख, नारकी 4 लाख। अब क्या बच गए? मनुष्य। अब बता लीजिए कितने बचे? और ये समझ नहीं आता बीच में एक बार बताती हूँ मैं बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ। नहीं 84 करने टोटल। अब देखो आप प्लस कर, हाँ मैं फिर से बोल रही हूँ, मिला लीजिए, शुरू से मिला लीजिए। पृथ्वी का एक 6 लाख, जल का एक 6 लाख, अग्नि का एक 6 लाख, वायु का एक 6 लाख, फिर इतर निगोद 6 लाख, नित्य निगोद 6 लाख, प्रत्येक वनस्पति 10 लाख, 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, पंचेंद्रिय तिर्यंश 4 लाख, देव 4 लाख, नारकी 4 लाख। अब मनुष्य कितने होंगे? 14 लाख। प्लस करके देखिए 84 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं है ना कठिन, मना कर रहे थे आप। एक बार माइंड में सेट कर लिए, चारों गति वाले, एक इंद्रियों के भेद करने, इसलिए इतना कठिन नहीं है। हाँ 14 लाख। चलिए तो इस तरह से 84 लाख योनियों में हम जन्म मरण करते आ रहे हैं। 6 लाख कम आ रहे हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु 6 पंजे 30, 36, 46 और 6 52, 56 और 4 60। कम कैसे आ रहे हैं? नहीं है, मैंने 6 लाख ये 7 लाख। अब 6 बढ़ गए तो
सात सौ ये सब 7-7 लाख अब सही हो गया। 6 में 7 बढ़ गए ना, भी हो गए। हाँ अब हो गया बराबर। 7-7 लाख है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इतर निगोद और नित्य निगोद ये 7-7 लाख है। प्रत्येक वनस्पति 10 लाख, विकलत्र 2-2 लाख, और पंचेंद्रिय जितने हैं वो 4-4 लाख, और मनुष्य साक्षिक 42। मैं ये सोच रही थी कि 46 सबका आ रहा है, 42 ही इनका आना चाहिए था, वही मेरे को लगनी ध्यान में। ये 42 हो गए 6 के तो, और 10 ये 52 लाख। एक इंद्रियों के 52 लाख हो गए, एक इंद्रियों के मिला के 52 लाख हो गए। पहले 46 आ रहे थे ना इसमें, 52 लाख एक इंद्रियों के हो गए। चलिए आज समय बहुत हो गया, 12 बजे। मनुष्य 14 लाख। तो ये 84 लाख योनियों में जन्म मरण हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। और पंचेंद्रिय मनुष्यों को छोड़ के देवनार की तिर्यंश वो हो गए 12 लाख। वो इन दोनों, इन तीनों को प्लस कर दिया ना, 6 हो गए इसलिए। 84 लाख योनियों में जन्म मरण करना बंद करें। इसको पढ़ने का लाभ यह है कि इन इन योनियों में इतनी इतनी योनियां हैं, ऐसे ही नहीं है एक ही है। मनुष्यों की 14 लाख योनियां हैं, लेकिन ये कौन सी हैं? ये इन योनियों में भटकना हम बंद करें।